स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनिश खान है और आज मैं आपको शारीरोपक्रम जो कि रचना शरीर का सेकंड चैप्टर है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। सबसे पहले शारीरोपक्रम में हम लोग आज सबसे मुख्यतः इस फर्स्ट पार्ट में शरीर, शारीर और शारीरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका अपन एक परिभाषा देखते हैं। शारीरोपक्रम का अर्थ। शारीरोपक्रम का अर्थ होता है शरीर के संबंध में संपूर्ण विवरण। जैसे कि अगर अपन एक बॉटल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस बॉटल के बारे में अपन को उसका पूरा विवरण, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जैसे कि उस बॉटल में क्या है, उस बॉटल में पानी है या दूध है, उस बॉटल को किस मटेरियल से बनाया गया है, उस बॉटल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और उस बॉटल को कहाँ से लाया गया है, किसने उसको लेके गया, कौन उसको उठाएगा, ये उसका डिस्क्रिप्शन होता है। उसी तरह शरीर का भी एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है जिसको कि हम शारीरोपक्रम में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें जैसे कि यहाँ लिखा है शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, निर्माण, वृद्धि, क्षय, इनके संबंध में सभी प्रकार का ज्ञान। तो यहाँ पे जो उत्पत्ति जो लिखा है, आप आयुर्वेद में जैसे नए हैं तो ये जो उत्पत्ति जो शब्द है, उत्पत्ति का मीन्स होता है पर ओरिजिन। ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, जैसे बारिश का ओरिजिन होता है बादलों से, वाटर वेपर्स से, वैसे ही शरीर का उत्पत्ति जैसे पंच महाभौतिक बताया गया है। तो उस प्रकार से देखा जाए उसकी स्थिति मतलब उसकी जो कंडीशन है वो। इसका निर्माण किस तरह का सा होता है, निर्माण जैसे कि जिस प्रोसेस से उसको बनाया गया है शरीर को, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे जिसका नाम है गर्भावक्रांति शरीर, जो आगे के चैप्टर्स में आएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसका वृद्धि और क्षय। वृद्धि मीन्स होता है किसी चीज़ का बढ़ना, क्षय होता है किसी चीज़ का कम हो जाना। ये दोनों चीज़ आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसी बेसिस में हम पेशेंट्स की चिकित्सा करते हैं। जैसे वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, अभी त्रिदोष के बारे में पढ़ेंगे, मलों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें अपन वृद्धि उन स्पेसिफिक मल या फिर दोष या फिर धातुएं, इनकी वृद्धि और इनके क्षय से होने वाले शरीर पे प्रभाव जो होते हैं उनके बारे में अपन आगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा। अब जैसे कि यहाँ है, जब शरीर में कोई व्याधि या विकृति, व्याधि मतलब डिसीज़, विकृति मतलब शॉर्ट टाइम के लिए इसको विकृत हो जाना, विकृत मतलब एबनॉर्मलिटी। व्याधि और विकृति में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। विकृति, एबनॉर्मलिटी जैसे अपन समझ सकते हैं, तो उसकी चिकित्सा करने के लिए मनुष्य के शरीर का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अगर अपन को कुछ पता ही नहीं होगा कि अपन को इस बॉटल में दूध या फिर कुछ भरना है, या फिर अपन को इसका ज्ञान नहीं होगा कि इसमें अपन किसी चीज़ को फिल कर सकते हैं, तो अपन किस प्रकार से उसका यूज़ ले पाएंगे या फिर किस प्रकार से उसे अपन अपने जो लाइफ स्टाइल में उसको अपन यूज़ लेंगे। वैसे ही अपन को शरीर के बारे में नहीं पता होगा कि उसके अंग प्रत्यंग किस तरीके से काम करते हैं, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसकी मेटाबॉलिज्म कैसा है, वो फंक्शन कैसा करता है, उसके ऑर्गन सिस्टम, उसके टिश्यू, उसके सेल लेवल तक अपन को अगर नहीं पता है
उसकी रचना, उसकी क्रिया नहीं पता है, तब तक अपन उस मनुष्य मात्र की चिकित्सा या उसके बारे में अध्ययन कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है शरीर। शरीर हमारा पहला टॉपिक होगा। शरीर शब्द की व्याख्या ये नीचे लिखी है। इसका वर्णन चरक शारीर स्थान के 4 अध्याय में 5वें श्लोक में है, जो कि ये श्लोक है, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। इसकी व्याख्या इस तरीके से देखेंगे कि शुक्र का मीन्स होता है स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। शोणित का अर्थ होता है ओवम। जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते, मतलब जब इन दोनों का स्त्री के गर्भाशय यानी कि कुक्षी का ही पर्याय होता है यूट्रस। ये आपको याद रखना है, कुक्षी का अर्थ होता है यूट्रस। उसमें जब इन दोनों का संयोग होता है तब उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तब ही मनुष्य के अंकुर की उत्पत्ति होती है। मनुष्य के अंकुर मीन्स होता है, उससे अपन रिलेट कर सकते हैं मनुष्य के एम्ब्रायो या फिर उसके उत्पन्न होने के चिन्हों की, जैसे कि लाइफ जो दिखती है किसी चीज़ में, उसकी उत्पत्ति होती है, तभी उसे एम्ब्रियो की संज्ञा दी जाती है। इस श्लोक के बारे में पिछली वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, वहाँ से आप जाके इसे देख सकते हैं। और आचार्य सुश्रुत ने भी इसका वर्णन किया है। सुश्रुत शारीर स्थान के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में। इस श्लोक का भी वर्णन हमारी पहली की वीडियोस में है। इसका प्रोनाउंसिएशन हम आपको बता सकते हैं, ये उस वीडियो में पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्टेड मैनर में है। आगे पढ़ते हैं। इसमें एक श्लोक ये है, तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्मकम संयोगवाही। ये श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए से। अगर आपको छोटा कोई श्लोक याद करना है, जो कि जैसे आपको सुश्रुत का श्लोक नहीं याद हो पा रहा है, तो आप ऐसे श्लोकों को याद रखें जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखने में बहुत अच्छा होगा। हम आपको आगे चल के श्लोक को किस तरीके से याद करना है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट श्लोक्स हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो ये श्लोक चरक शारीर स्थान के 6 अध्याय का 4था श्लोक है। तो इसे आप अच्छे से सुनिएगा। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्मकम संयोगवाही। चेतना, इसके बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। चेतना मीन्स होता है आत्मा, जो शरीर के अंदर होती है, मन आत्मा, वो उसके बारे में कहा गया है। चेतना को हम डिफाइन कर सकते हैं मन या उसकी जो कार्य करने की जो शक्ति देता है, जो कि उसको एक ईज़ देता है। मतलब जैसा हमारा चित्त होता है कि हम यहाँ से चल के जाएं, बिना आत्मा के हमारा शरीर किसी भी मूवमेंट को करने में असक्षम होता है। तो चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत जो कि होते हैं पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूतों को आपको अच्छे से याद करना है। यही पंच महाभूत, यही त्रिदोष, यही धातु मल आपको पूरे BAMS में साथ देंगे। इनके बारे में कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखेंगे तो आपको आगे आने वाली वीडियोस और आगे जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनमें आपको बहुत आसानी होगी। ये आयुर्वेद के बेसिक्स होते हैं। तो चेतना और पंचमहाभूत रूपी विकारों का मीन यहाँ पे ये नहीं है कि कोई विकार हो गया है, वो एक संज्ञा है उसके लिए से। उनका समुदाय शरीर कहलाता है। तो चेतना और पंचमहाभूत का जब मिलती है, पंचमहाभूत से शरीर की उत्पत्ति होती है। अगर उत्पत्ति हो भी गई किसी चीज़ की तो अपन किस तरीके से कहेंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब एक मरा हुआ इंसान भी तो उत्पत्ति का ही स्वरूप होता है। जैसे एक बॉटल भी पंचमहाभूत से बनी हुई रहती है, तो उसे हम देखते हैं किस तरीके से, लिविंग या नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है इसलिए वो स्टेबल है। लिविंग होती तो उसके अंदर उसका मेटाबॉलिज्म, क्रियाएं चलती, क्रिया उसकी अंदरूनी होती, उसकी मेटाबॉलिज्म, या फिर बाहर जैसे उसका मूवमेंट्स, लोकोमोशन। तो उसमें चेतना का अधिष्ठान हम मान लेते। उसी प्रकार मनुष्य में भी ये देखा जाता है। इसी को, दोनों के अधिष्ठानों को ही अपन शरीर कहते हैं। अकेले पंचमहाभूत से उत्पत्ति हुई जिस शरीर की, उसे हम शरीर नहीं कह सकते हैं। पंचमहाभूत और आत्मा दोनों का जब संयोग होगा उसे ही हम शरीर कहेंगे। और यह शरीर संयोगवाही होता है, अर्थात सप्त धातु, 3 दोष एवं मलों के समावस्था में रहने पर गति करता है। ये जानना अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये संयोगवाही, सप्त धातु और समावस्था और ये तीनों को देखा जाए। सबसे पहले सप्त धातुओं के बारे में पढ़ते हैं। सप्त धातु जिस तरीके से नाम है वैसा ही उसका डिस्क्रिप्शन है। सप्त मतलब 7, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातुएं होती है शरीर के बेसिक्स। तो उनका सम धातु, जैसे मांस, एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। मांस की वृद्धि और क्षय, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि मांस की अगर जैसे वृद्धि हो गई, जैसे लीवर में सूजन या फिर किसी मसल में सूजन आई, तो अपन क्या कह सकते हैं कि विकृत है वो, ऐसा, या फिर डिसीज्ड है उससे, ऐसा अपन उसे कह सकते हैं। तो वो एक स्वस्थ शरीर नहीं होता है, उसे अपन संयोगवाही नहीं कह सकते। जैसे कि 3 दोष जब बिगड़े हुए रहते हैं, समावस्था में नहीं रहते हैं। समावस्था का मीन्स होता है बैलेंस्ड, एक बैलेंस होता है। जैसे कि तराजू में जैसे 1 किलो का बाट एक तरफ रखा है और 1 किलो की सब्जी का टोटल इधर रखा है, तो दोनों बैलेंस्ड रहेंगे। अगर वो ऊपर नीचे होता है, अगर वो थोड़ा ऊपर रहा या फिर थोड़ा नीचे रहा, तो अपन सोच लेते हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ कुछ गलत किया। वैसा ही, या फिर उसे उतने पैसे देना हमारे लिए उचित नहीं है, वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है। अगर ये समावस्था, जैसे कि आप समझ चुके, बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं रहते हैं, सब धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 3 दोष, वात, पित्त और कफ,
और मल, मूत्र, पुरुष, श्वेत, ये अपने बैलेंस्ड में नहीं रहते हैं तो शरीर में विभिन्न विकृतियां, व्याधियां उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे गति करना, अगर ये अपने समावस्था में रहेंगे तो गति से मीनिंग है इसका बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म या फिर बैलेंस्ड लोकोमोशन वह होता है। अब यहाँ पे एक श्लोक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दोष धातु तथा मल ही शरीर के मूल कारण है। अब इसमें इतना ही है, फिर आगे हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ शरीर की व्याख्या कंप्लीट होती है। अब इसके बाद आधुनिकों के अनुसार शरीर की परिभाषा। आधुनिकों मतलब आज बीएमएस में मॉडर्न को भी इंक्लूड किया गया है। आगे से बहुत ज़्यादा इसमें बीएमएस में तरक्की हो रही है, बहुत सी चीज़ों को जोड़ा गया है। तो इसमें मॉडर्न को भी आपको उतना ही वैल्यू देना है जितना कि आयुर्वेद। पर गाड़ी हमेशा हमारी आयुर्वेद की ही होनी चाहिए। पैसेंजर में मॉडर्न बैठा है तो क्या है, ठीक है। तो आधि मॉडर्न के अनुसार देखते हैं ट्रंक। शरीर की उसमें परिभाषा किस प्रकार है। ट्रंक, मेन पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर। जैसे कि ट्री का एक ट्रंक होता है जो कि उसका मेन ऐसी स्टेम होती है, वो उसका मेन एक बेस होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। वैसे ही अपनी बॉडी का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है अपना शरीर बीच का। अपन को गोली कहीं भी लग जाए, हाथ पैर या फिर कहीं भी सिर को छोड़ के, तो उतना नुकसान नहीं होता जितना कि ट्रंक में गोली लगने से होता है। वो सीधे वहाँ पे बहुत से विसरल ऑर्गन्स होते हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो मेन चीज़ को कैरी करता है। ट्रंक में दो डिविज़न्स होते हैं, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जो कि पढ़ेंगे आगे चल के। तो उसमें द प्रिंसिपल मास ऑफ एनी स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल मास जैसे कि अपन ने समझे एक ट्री का एग्जांपल लेके। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन, जैसे अपन खुद का एग्जांपल लें, बीच का ऑर्गन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बॉडी इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रंक विथ वेरियस ऑर्गन्स and system assembled in it, which works in cooperation and coordination with each other। ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है पर इसे याद रखा जा सकती है। बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का, जो कि मतलब एक साथ वर्क करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम करते हैं, एक दूसरे को एट ईज़ प्रोवाइड करते हैं। तो वो अपन समझ सकते हैं, उसे एक बॉडी कहा जाता है। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं शारीर। तो इस शारीर में हम पढ़ेंगे शरीर से जुड़ी जितनी भी डेफिनेशंस, उसके बारे में जितना भी डिस्क्रिप्शन जिस शास्त्र में होता है। शास्त्र का मीन्स होता है कोई किताब, ग्रंथ, तंत्र, जिसमें किसी भी विषय के बारे में समझाया जाए। जैसे कि एनाटॉमी एक ग्रंथ है, उसमें शरीर से जुड़ी हर एक एनाटॉमी के बारे में समझाया जाता है। ये इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। इसमें एक श्लोक आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, इसे कंठस्थ से कर लीजिएगा। वो श्लोक ये है, ये टॉपिक में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला श्लोक लिखना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। शरीरम अधिकृतम कृतम तंत्रम शारीरम। इसका अर्थ है शरीर को आधार मानकर उसी के संबंध में संपूर्ण ज्ञान जिस तंत्र या शास्त्र में वर्णित है उसे शारीर कहते हैं। तो शरीर के बारे में ही अपन किसी शास्त्र में लिखा जाता है तो उसी तंत्र या उसी शास्त्र को शारीर कहते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया ये उसी पे बेस्ड है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
आपको लिखना रहता है। जैसे शारीर में रचना शारीर और क्रिया शारीर, इन दोनों विषय का अंतर्भाव होता है। अतः शरीर शब्द से शारीर की रचना है तथा शरीर में होने वाली क्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान होता है। मतलब शारीर दो हिस्सों में बटा हुआ है जो कि आपको पढ़ना है, रचना शारीर और क्रिया शारीर। तो रचना मीन्स उसके स्ट्रक्चर्स, उसके जो स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम के बारे में अपन को बेसिक एनाटॉमी पढ़ना है, वो रचना शरीर में पढ़ना होता है। और जो क्रियाओं का जो वर्णन है, जैसे उसके फंक्शंस, उसके मेटाबॉलिज्म का जो शारीरिकरण रहता है किसी शास्त्र में, उसका जो अध्ययन करना होता है वो क्रिया शरीर में करता है। तो यहाँ शारीर के बारे में आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक, शरीरी की व्याख्या। शरीरी क्या होती है? शरीरी का अर्थ है सीधा आत्मा। पहले हमने पढ़े शरीर, इसका अर्थ था बॉडी। उसके बाद पढ़े शारीर, यानी उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिस शास्त्र में लिखी है उसको शारीर कहा गया। उसके बाद अब वो तो मृत्यु पढ़े अपन ने, दोनों चीज़ें मृत्यु थी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? शरीरी। जब तक शरीरी नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके जीवित अजीवित होने का हमें कोई ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमें तीनों चीज़ों पे अच्छे से पढ़ना होगा। अब शरीरी की व्याख्या इस श्लोक से पढ़ेंगे। ये श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुषिति सा एष कर्म पुरुषः चिकित्सा अधिकृत। अतः पंचमहाभूत से मैंने आपको थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया था। पंचमहाभूत शरीरी आत्मा, जैसे हमने ऊपर पढ़े थे, पंचमहाभूत और आत्मा का समुदाय पुरुष कहलाता है। ये इससे पहले हमने शरीर की व्याख्या में पढ़े थे, वही चीज़ लाइन सेम रहेगी। उसके बाद इसे कर्म पुरुष कहते हैं, जो कि कोई कर्म कर सकता है। यही पुरुष चिकित्सा करने के लिए योग्य माना जाता है। चिकित्सा करने के लिए योग, इसमें दो चीज़ें हैं, जिस पर चिकित्सा की जा सकती है या फिर जो चिकित्सा कर रहा है। दोनों चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें हो सकती। तो ये सीधे से इसके बारे में था। तो यहाँ शरीरी के बारे में इतना ही था। इसके बाद जो जीवात्मा है और जो आत्मा के लक्षण हैं, ये आगे पदार्थ विज्ञान की जब हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। मैं अभी सिर्फ आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जीवात्मा जो कि उसकी चेतना से जुड़ी हुई रहती है, उसकी जो अंतर भाव जो उत्पन्न करती है वो होती है उसकी जीवात्मा। जैसे अपने अंदर जो जिसे अपन आत्मा कहते हैं, उसी को जीवात्मा से अपन रिलेट कर सकते हैं, जो कि सारी मेटाबॉलिज्म, सारी क्रियाएं, सारा रचना, जितना भी गर्भ से लेके उसकी मृत्यु तक जितना भी करती है, वो जीवात्मा उसमें रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद यहाँ पे हमने शरीर, शारीर एवं शारीरी का विशेषता रूप से हमने सब कुछ पढ़ लिए हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आज का है, जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट आईएमपी, शारीर ज्ञान का प्रयोजन या फिर शारीर ज्ञान की उपयोगिता। इसमें जो श्लोक्स हैं उन्हें 100% आपको याद करना ही है। तो इसमें आयुर्वेद का प्रयोजन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ सीधा लिखा है, शरीर ज्ञान का प्रयोजन से पहले आयुर्वेद का प्रयोजन जानना ज़रूरी है, क्योंकि अपन ने BAMS
में एडमिशन लिया है तो हमें आयुर्वेद को समझना ज़रूरी है। पहले आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है। तो प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 30 का 26वां श्लोक है। इसको कभी भी कोई भी रिफरेंस याद करने के लिए नहीं कहता है, पर इस श्लोक का रिफरेंस मोस्ट आईएमपी है। किसी भी श्लोक का आप रेफरेंस याद करें ना करें, इस श्लोक का रेफरेंस आपको याद करना होगा। ये जो श्लोक है ये आप आयुर्वेद किसी भी कॉमन क्वेश्चन जो कि सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है उसमें आप इसे लिख सकते हैं और उससे आयुर्वेद को रिलेट करते हुए आप उस टॉपिक को समझा सकते हैं अपनी आंसर कॉपी में। बहुत नीट एंड स्वीट तरीके से आप समझा सकते हैं। हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है ये सब हम आपको बताएंगे। स्वस्थ, इसका अर्थ ये होगा प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है जो उसके स्वास्थ्य रक्षणम, उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना, मतलब स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। प्रशमन का मतलब दूर करना। ये दो आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन हैं। तो प्रयोजन च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये जो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम लिखा है मतलब स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन तरीके के शब्दों का आपको यूज़ करना चाहिए अपनी आंसर कॉपी में, ताकि एग्ज़ामिनर को ये समझ में आए कि लेवल क्या है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इससे आपके मार्किंग को लेके। तो आतुरस्य विकार प्रशमनम च, और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। इसका एक दूसरा श्लोक है जो कि आचार्य सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय नंबर 1 का 22वां श्लोक में दिया है। इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधुक सृष्टानां व्याधि परिमोक्षाः स्वस्थस्य रक्षणम च। आपको श्लोक को पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को स्लो करके इस श्लोक को अच्छे से सुन सकते हैं। मैं ये श्लोक को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधुक सृष्टानां व्याधि परिमोक्षाः स्वस्थस्य रक्षणम च, यानी व्याधि होने पर उस शरीर को व्याधि से मुक्त करना तथा स्वस्थ शरीर को स्वस्थ ही बनाए रखना, यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो यहाँ पे हमने आयुर्वेद की प्रयोजनम के बारे में पूरा समझ लिया है। अब इसके बाद शरीर विषय की उपयोगिता। शरीर विषय आपको शास्त्र में क्यों पढ़ना है, इसका अर्थ, इसका क्यों पढ़ना रहता है हमें। तो शरीर विषय की उपयोगिता इस प्रकार है। आचार्य चरक ने अपने शारीर स्थान में इसका वर्णन किया है। शरीरम सर्वदा सर्वम सर्वदा वेद्योभिषक आयुर्वेदम स कात्सार्यन वेद लोक सुप्रदम। जो चिकित्सा सदैव संपूर्ण रूप से शरीर शास्त्र को जानता है, वही चिकित्सक संसार को सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को पूर्ण रूप से जानता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एक वास्ट अपन को डिटेल दिया गया है कि जो चिकित्सक, जो डॉक्टर, जो वैद्य अपने शरीर शास्त्र को, यानी यहाँ पे शारीर की बात की जा रही है, शारीर, उसको अच्छे तरीके से जानता है। उसमें क्या लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, रचना तथा क्रिया में जितना भी लिखा है, वही चिकित्सक को सारा ज्ञान होगा। जब उसे सभी प्रकार का ज्ञान होगा
हित और अहित दोनों का ज्ञान होगा तो वह आयुर्वेद शास्त्र को समझकर संसार को यानी मनुष्यों को चिकित्सा मतलब पूर्ण रूप से सुख देने का काम कर सकता है। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे ये जैसे कि पढ़ेंगे, जैसे शारीर ज्ञान की उपयोगिता के संबंध में विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। यहाँ पे इसके बारे में भी अपन पढ़ सकते हैं। जैसे किस प्रकार से हमको यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस अपन देख सकते हैं। एप्लीकेशंस का मीन्स होता है यहाँ पे कि जैसे अपन उपयोगिता पढ़ लिए, अपन उसे किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो यहाँ देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी में किस प्रकार से कि उसकी रचना कैसी है, उसमें क्रियाएं कौन सी होने वाली है, ये सब हम इसे पढ़ेंगे। उस अगर इनका अपन को वर्णन अगर पहले से अगर शास्त्रों में मिलेगा उसको हम पढ़ेंगे तो आगे चल के हमको जैसे एम्ब्रियोलॉजी में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं शरीर के, जैसे अंग प्रत्यंग क्रियाओं का, किसी भी जैसे कि किसी का अपन को चिकित्सा करना है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको समझना होगा। किसी भी चीज़ की अगर अपन को चिकित्सा करना है तो चिकित्सा करने से पहले उस चीज़ की अपन को नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि हमारी हाइट 5 फीट है, तो 5 हमारी नॉर्मल हाइट होगी, ये हमने शास्त्रों में पढ़ लिए। अब अगर किसी की हाइट 3 फुट है, 2 फुट है या 10 फुट है, तो उसमें अपन को समझ में आएगा कि ये विकृतियाँ हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि विकृतियाँ विज्ञान से पहले बेसिक रचना का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में इतना ही है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। इसके आगे का हम वर्णन आगे आने वाली इसकी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आयुर्वेद को समझना चाहते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।